वेलकम हियर। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कंपोजिशन रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद अब हम देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब मैंने बताया पहले भी कि किस तरीके से कोई एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होके सो मैनी प्रोडक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जैसे अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ फेरस सल्फेट है, केवल एक रिएक्टेंट है और इसने डिकम्पोज होकर हमको 3 प्रोडक्ट दिए हुए हैं, फेरिक ऑक्साइड, SO2 एंड SO3। ठीक है, इसको बैलेंस कर, वैसे ये जहाँ तक है बैलेंस होगा, लेकिन ये बैलेंस करने के लिए अगर आपको दे दिया जाता है तो यहाँ पे ये 2 नहीं देंगे। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे। इस 2 को एक बार कवर करते हैं और इसको एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। ओके, 2 को कवर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 अभी नहीं है। ठीक है, तो Fe एक Fe है, यहाँ पे Fe 2 है। तो यहीं से क्लियर हो गया कि हमको यहाँ 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 2 Fe चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये यहीं से क्लियर हो गया। ठीक है, S यहाँ पे अब 2 हो गए, मल्टीप्लाई करने के बाद S2 हो गए, 1 2 S कंप्लीट, Fe कंप्लीट। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 8, और यहाँ पे 3 + 2 + 3 टोटल 8। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो इस तरीके से रहते हैं, FeSO4.7H2O। सबसे पहले ये वाटर लूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपना कलर हल्का सा ब्राउन करते चले जाते हैं। ब्राउन करने के बाद सबसे पहले ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को इवोपरेट कर देगा, सिंपली FeSO4 में आ जाएगा। उसके बाद ये डिकम्पोज होगा Fe3O3, देन SO2 एंड SO3 में। ओके, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपना ये कैल्शियम कार्बोनेट, एक है, डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। बैलेंस है या नहीं? कैल्शियम एक, कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, 2 + 1 3, बैलेंस है। ओके, तो ये हो गए अपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए, अभी ऊपर हमने पढ़ा था इंडोथर्मिक। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था इंडोथर्मिक। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और किसी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसे क्या करेंगे, इंडोथर्मिक। ऊपर हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक, यहाँ हम पढ़ेंगे इंडोथर्मिक, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, जो एक्सोथर्मिक है, और यहाँ डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं तो ये इंडोथर्मिक है। इस तरीके से इसको भी बैलेंस करके देख लेंगे। ओके, अब इसमें जो पॉइंट देखने वाला है वो ये है अपना AgBr। जैसे कि AgBr है और ये डिकम्पोज होके हमको Ag + Br2 देता है। इसको ज़रा बैलेंस कर लेते हैं। Ag1 Br2, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Ag2 हो गए तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप से हमने इसको बैलेंस कर लिया। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये जो है, द एबव रिएक्शन आर कॉल्ड यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इस रिएक्शन का जो यूज होता है वो ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती थी पुराने ज़माने में, कि हाँ जिस तरीके से जो निकलता था, प्रिंट निकलता था, उसको वॉश करके फिर फ़ोटो बनाते थे, तो उस ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती थी उसमें इस रिएक्शन का यूज करते थे। ओके, और जो ये रिएक्शन जो है वो इंडोथर्मिक होती हैं, और इनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है मोस्टली। तो जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो इंडोथर्मिक, और जिनमें एनर्जी रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जल्दी से देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आप या इस रिएक्शन को देखिए, ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखेंगे तो आयरन सॉलिड आपने डाला, कोई आपने टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें अपने आयरन सॉलिड फॉर्म में डाला, और इसमें मानो CuSO4 कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और आपने ऊपर से इसमें आयरन डाला, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे रिएक्शन होने के बाद, कि सोल्यूशन तो रह जाएगा FeSO4 का, और आपको सॉलिड फॉर्म में आपको कॉपर मिल जाएगा। मतलब किस तरीके से आपके आयरन ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को अलग कर दिया, तो इसने डिस्प्लेस कर दिया।
आयरन ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को अलग कर दिया, तो ये इसने डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप यहाँ देखिए, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, आपने उसमें जिंक डाल दिया, तो आप रिएक्शन होने के बाद क्या देखेंगे कि सोल्यूशन तो अब जिंक सल्फेट का बन गया है, लेकिन हमारा कॉपर अलग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को अलग कर दिया, मतलब डिस्प्लेस कर दिया। जिंक ने CuSO4 से Cu को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे ही ये लेड है, ऐसे हमारी PV ने ये काम किया है, PV ने भी हमारा सेम। ठीक है, ये तो हो गया केवल समझने का कि हाँ डिस्प्लेसमेंट है क्या, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें और डिटेल में देखते हैं ये हो कैसे रहा है। अभी मैंने अपने एक लेक्चर में, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बताया था। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या था? रिएक्टिविटी सीरीज़, प्लीज़ सेंड मी पोटेशियम, सोडियम, प्लीज़ सेंड कैट, मंकी एंड जेब्रा इन आयरन टैंक। आयरन मतलब Fe, टैंक माने टिन था, और देन लोडेड। ठीक है, तो ये क्या था? पोटेशियम, सोडियम, कैडियम, कैल्शियम था। ठीक है, और मैग्नीज, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, देन हमारा रेफरेंस था हाइड्रोजन, उसके बाद अपनी बेल नॉन कॉपर हो गई, सोना, चांदी, प्लेटिनम। ओके, ये हमने बताया था। अब आप इसमें एक चीज़ जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, वो ये है कि ज़्यादा रिएक्टिव, देखिए रिएक्टिव क्या है, ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। ऊपर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम इन दोनों को देखें तो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम है, अगर इन दोनों को देखें तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। मतलब रिएक्टिविटी ऊपर जाने पे रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और नीचे रिएक्टिविटी कम है। अगर गोल्ड ज़्यादा रिएक्टिव होता तो हम लोग गोल्ड पहन ही नहीं पाते। ठीक है, तो नीचे क्या है, रिएक्टिविटी कम है, ऊपर रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मतलब ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही है। तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। तो अब आप इनमें देखिए, इनमें कॉपर और आयरन, तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है, या फिर ये कहें कि Fe के नीचे है, Fe है फिर Cu है, इस वजह से Cu के सोल्यूशन से Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया। जिंक भी Cu से ऊपर है, इसलिए जिंक ने भी ये कर दिया। लेड भी Cu से ऊपर है, देखिए लेड भी Cu से ऊपर है, इसलिए लेड ने भी Cul2 के सोल्यूशन से इसको अलग कर दिया। इसका यूज क्या होता है, ये मेटल एक्सट्रैक्शन में इस सीरीज़ का या इस कंसेप्ट का डिस्प्लेसमेंट का यूज होता है एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में। किस तरीके से आपने इनके सोल्यूशन से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, किस तरीके से, मानो ये तो कॉपर है, अगर हमें कहीं गोल्ड या हमें गोल्ड या सिल्वर अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो सिंपली हम इस तरीके से उसको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। उसमें क्या था कि केवल एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन इसमें दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, जैसे Na2SO4 है और BaCl3। तो इसका देखो, जो सल्फेट साल्ट सोडियम का था यहाँ वो बेरिलियम का हो गया, जो बेरिलियम का क्लोराइड साल्ट था वो यहाँ पे अब सोडियम का हो गया है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे एक नया टर्म आया है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बेरिलियम सल्फेट जो है इसका प्रेसिपिटेशन होता है, इसका PPT बनता है Ba2+ और SO4 2-। ये जो है ये कंबाइन होके, इनकी वजह से ये कंबाइन होके ये PPT बनाते हैं। ठीक है, इस वजह से जिस रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है और प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, उन रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, थैंक यू।